आज के इस गहरे विश्लेषण में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और आज की ये चर्चा सच में बहुत ही खास होने वाली है। हाँ, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है ना, वो एक बहुत ही मशहूर और ग्लोबल बेस्ट सेलर किताब पर आधारित है। एक ऐसी किताब जिसने सच में दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स के सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। सही कहा, और मुझे लगता है कि हमारे कई सुनने वाले शायद इस विषय को पहचान भी लें। हाँ, मुमकिन है। लेकिन आज के इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो उस किताब या उसके लेखक के नाम का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हमारा मिशन तो उन क्रांतिकारी विचारों पर बात करना है जो इसके पन्नों में छुपे हैं। बिल्कुल, हमें नाम और प्रसिद्धि से परे जाकर मानव व्यवहार के उस विज्ञान को समझना है। मतलब ये समझना है कि आखिर क्यों दुनिया के कुछ लीडर्स और कंपनियां असाधारण रूप से सफल होती हैं, और क्यों वे लोगों को इतने गहरे स्तर पर प्रेरित कर पाती हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। हाँ, यही हमारा आज का मुख्य सवाल है। और ये एक बहुत ही अहम मिशन है। इस पूरी चर्चा का संदर्भ शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम सफलता या नेतृत्व की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान सीधे व्यापार, मुनाफे या कॉर्पोरेट रणनीतियों पर चला जाता है। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वे इससे कहीं ज्यादा गहरी बात कहते हैं। मतलब ये सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये चर्चा मानव व्यवहार, प्रेरणा के विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में है। जीव विज्ञान? हाँ, बायोलॉजी। ये उस बारे में है कि इंसान फैसले कैसे लेते हैं, वे किसी विचार से कैसे जुड़ते हैं। जब हम इन चीजों को मनोविज्ञान और विज्ञान के नजरिए से देखते हैं ना, तो सफलता को मापने का पूरा पैमाना ही बदल जाता है। हाँ, ये तो सच में एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। हमारे स्रोत के जो शुरुआती हिस्से हैं वे हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो क्यों यानी वाई से शुरू नहीं होती। वो फ्लैट अर्थ वाला उदाहरण। हाँ, वही। इसे समझने के लिए फ्लैट अर्थ या चपटी धरती के उस पुराने ऐतिहासिक उदाहरण का सहारा लिया गया है। मतलब इतिहास में एक वक्त ऐसा था जब लगभग हर इंसान पूरी तरह से ये मानता था कि धरती चपटी है। और ये कोई फैक्ट या तथ्य नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ उनकी एक मान्यता थी, एक धारणा थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धारणा के आधार पर ही लोग अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले लेते थे। सही बात है। नाविक समंदर में बहुत दूर जाने से डरते थे। हाँ, उन्हें लगता था कि कहीं वे किनारे से नीचे ना गिर जाएं। लेकिन फिर एक दिन सच्चाई सामने आई। नई जानकारी से यह साबित हुआ कि धरती चपटी नहीं बल्कि गोल है। और यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, इंसानों का पूरा व्यवहार ही बदल गया। एकदम से। हाँ, समुद्र में खोज का एक नया युग शुरू हो गया। व्यापार के नए रास्ते खुल गए। इस उदाहरण से हमें ये समझ आता है कि हम दुनिया को जैसा समझते हैं उसी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं। मतलब जब हमारी बुनियादी समझ बदलती है तो हमारा व्यवहार भी अपने आप बदल जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम आज की व्यापार या नेतृत्व की दुनिया में इस व्यवहार को देखते हैं तो हमें गाजर और छड़ी यानी कैरेट्स एंड स्टिक्स का एक बहुत ही पुराना सिद्धांत दिखाई देता है। ये गाजर और छड़ी वाला कॉन्सेप्ट क्या है? तो दुनिया में किसी के भी व्यवहार को प्रभावित करने के मूल रूप से दो ही तरीके बताए गए हैं। पहला है जोड़ तोड़, जिसे अंग्रेजी में मैनिपुलेशन कहते हैं। अच्छा। और दूसरा है प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन। अगर हम आज के बाजार को देखें तो हर तरफ यही जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन ही देखने को मिलती है। हाँ, लगभग हर जगह। इसमें उत्पादों के दाम कम करना हो या फिर कोई सीमित समय का डर दिखाना कि अरे ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा, या फिर साथियों का दबाव जिसे पीयर प्रेशर कहते हैं, वो बनाना शामिल है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल उठता है, हम इसे जोड़ तोड़ कह रहे हैं, लेकिन ये तरकीबें काम तो करती हैं ना? हाँ, काम तो करती हैं। आखिरकार पूरा का पूरा बाजार इसी आधार पर तो चल रहा है आजकल। बिल्कुल, ये तरकीबें पूरी तरह काम करती हैं। अगर कोई कंपनी अपने उत्पाद की कीमत अचानक आधी कर दे तो जाहिर है लोग उसे खरीदेंगे ही। हाँ, वो तो है। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात स्रोत समझाना चाहता है वो ये है कि ये तरकीबें सिर्फ अल्पकालिक होती हैं, मतलब शॉर्ट टर्म। अच्छा, शॉर्ट टर्म। हाँ, ये कुछ समय के लिए तो बिक्री बढ़ा सकती हैं, लेकिन इनसे कभी भी ग्राहकों या कर्मचारियों के बीच गहरी वफादारी नहीं बनती। वफादारी से आपका मतलब है लॉयल्टी? हाँ, वफादारी का असली मतलब ये है कि ग्राहक किसी उत्पाद को तब भी चुने जब उसकी कीमत ज्यादा हो या जब उसे आसानी से ना पाया जा सके। समझ गया।
गाजर और छड़ी वाली तरकीबों में जब भी कोई दूसरा व्यक्ति इससे बेहतर गाजर यानी बेहतर ऑफर दिखाएगा, लोग तुरंत उस तरफ मुड़ जाएंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लेन देन है, वफादारी नहीं है। लेकिन अगर ये तरीका लंबे समय तक काम नहीं करता और वफादारी नहीं बना पाता, तो फिर वो कौन सा तरीका है जो ग्राहकों को सालों साल जोड़े रखता है? यही तो असली सवाल है। कोई तो अलग अप्रोच होगी जो महान लीडर्स अपनाते हैं, और यहीं से स्रोतों के अनुसार एक बिल्कुल नया नजरिया सामने आता है जिसे द गोल्डन सर्कल या सुनहरा चक्र का नाम दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत पावरफुल है। हाँ, तो सुनने वालों के लिए अगर हम इस गोल्डन सर्कल को विजुअलाइज करें तो कल्पना कीजिए कि 3 गोल घेरे हैं जो एक के अंदर एक बने हुए हैं। एक टारगेट बोर्ड की तरह। बिल्कुल। सबसे बाहरी घेरा है क्या, यानी व्हाट। हर कंपनी, हर संस्था, यहाँ तक कि हर व्यक्ति जानता है कि वो क्या करता है। जैसे वे कौन सा उत्पाद बनाते हैं या कौन सी सर्विस देते हैं। सही कहा। उसके अंदर का जो दूसरा घेरा है वो है कैसे या हाउ। कुछ लोग ये भी जानते हैं कि वे अपना काम कैसे करते हैं। यही उनका प्रोसेस होता है ना, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। एकदम सही। और जो सबसे अंदर का, सबसे छोटा और सबसे गहरा घेरा है वो है क्यों, यानी व्हाई। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है। हाँ, क्योंकि बहुत ही कम लोग या कंपनियां ये साफ तौर पर बता पाती हैं कि वे जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और यहाँ एक गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। क्यों का मतलब पैसा कमाना या मुनाफा कमाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? मुनाफा तो हमेशा एक परिणाम होता है, एक रिजल्ट होता है। क्यों का मतलब है मकसद, आपका विश्वास और आपके अस्तित्व का कारण। मतलब कंपनी क्यों मौजूद है। बिल्कुल। आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं और किसी और को इस बात से कोई फर्क क्यों पड़ना चाहिए। ये बहुत ही स्पष्ट अंतर है। ज्यादातर लोग संवाद करते समय बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, यानी वे क्या से शुरू करके क्यों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या समझाना सबसे आसान होता है। हाँ, लेकिन जो दुनिया के सबसे महान लीडर्स हैं, वे हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। वे हमेशा अपने क्यों से शुरुआत करते हैं। और यहाँ जो बात पूरे परिदृश्य को बदल कर रख देती है और जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये गोल्डन सर्कल कोई मार्केटिंग की तरकीब नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका सीधा और बहुत गहरा संबंध हमारे जीव विज्ञान यानी हमारी बायोलॉजी से है। दिमाग की बनावट से? बिल्कुल। अगर हम अपने इंसानी दिमाग की बनावट को देखें तो वो बिल्कुल इस गोल्डन सर्कल जैसी ही है। दिमाग का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जिसे होमोसेपियंस के विकास में सबसे नया माना जाता है, उसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। नियोकॉर्टेक्स? हाँ, ये हिस्सा तर्क, लॉजिक, विश्लेषणात्मक सोच और भाषा को समझता है। ये हिस्सा गोल्डन सर्कल के क्या वाले बाहरी घेरे से मेल खाता है। ठीक है, लॉजिक और भाषा वाला हिस्सा। लेकिन दिमाग का जो मध्य भाग है, जिसे लिम्बिक ब्रेन कहा जाता है, वो हमारी सभी भावनाओं को नियंत्रित करता है, जैसे किसी पर भरोसा करना या वफादारी महसूस करना। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं, तो जब हम अक्सर गट फीलिंग की बात करते हैं, हाँ, तो वो कोई जादू या छठी इंद्री नहीं है, बल्कि हमारा लिम्बिक ब्रेन है जो बिना शब्दों के हमें कोई सिग्नल दे रहा है। बिल्कुल। वो हमारी अंदर की आवाज असल में हमारा लिम्बिक ब्रेन ही होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि सारी स्प्रेडशीट्स, सारे तथ्य और आंकड़े देखने के बाद भी हम कहते हैं कि लॉजिक तो ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे अंदर से ये फैसला सही नहीं लग रहा है। एकदम सही। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिम्बिक ब्रेन में भाषा को समझने या बोलने की कोई क्षमता ही नहीं होती। मतलब वहाँ शब्द ही नहीं होते? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब हम अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कोशिश करते हैं तो हमें इतनी मुश्किल होती है। अच्छा, इसीलिए? उदाहरण के लिए, अगर किसी से पूछा जाए कि वो अपने जीवन साथी से प्यार क्यों करता है, तो वो अक्सर ऐसे कारण गिनाने लगता है जैसे वो मेरा ख्याल रखते हैं या वो बहुत समझदार हैं। लेकिन ये तो क्या और कैसे वाले जवाब हुए। सही पकड़ा। असली भावना तो लिम्बिक ब्रेन में है, जिसके पास शब्द ही नहीं है। तो जब कोई कंपनी सिर्फ अपने फीचर्स और फायदे बताती है, तो वो हमारे नियोकॉर्टेक्स से बात कर रही होती है। हम उनकी बात समझ तो जाते हैं, लेकिन वो जानकारी हमारे व्यवहार को बदलने के लिए प्रेरित नहीं कर पाती। एकदम सही। चलिए इस कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का उदाहरण लेते हैं। हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन दुनिया भर में लोग उनके द्वारा बनाए गए फोन्स और कंप्यूटर्स के लिए सच में पागल रहते हैं। हाँ, बिल्कुल रहते हैं। मान लीजिए अगर वे आम कंपनियों की तरह संवाद करते,
तो उनका मैसेज कुछ ऐसा होता, हम बहुत शानदार कंप्यूटर और फोन बनाते हैं, ये बहुत ही सुंदर डिजाइन वाले हैं और इनका इस्तेमाल करना बहुत आसान है, क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? ये मैसेज बुरा तो नहीं है? बुरा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल साधारण और फीका लगता है। ये अंदर से कोई प्रेरणा नहीं जगाता। सही कहा। और वे ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ नियोकॉर्टेक्स से बात कर रहा है। इसके बजाय वे हमेशा अपने क्यों से शुरुआत करते हैं। उनका मैसेज कैसे काम करता है? उनका असली संदेश कुछ इस तरह होता है, हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा विश्वास है कि हम मौजूदा यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं। हमारा मानना है कि हमें दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए। ये उनका क्यों हो गया? बिल्कुल। फिर वे कहते हैं, हम इस यथास्थिति को चुनौती कैसे देते हैं? अपने उत्पादों को खूबसूरती से डिजाइन करके और उन्हें इस्तेमाल में बेहद आसान बनाकर। ये उनका कैसे है। और फिर आखिर में क्या? हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हम शानदार कंप्यूटर बनाते हैं। ये उनका क्या है। अब देखिए फर्क कितना बड़ा है। सच में इस तरह से संवाद करने पर लोग सिर्फ एक मशीन नहीं खरीदते, वे उस सोच का हिस्सा बन जाते हैं। एकदम सही। लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, वे ये खरीदते हैं कि आप उसे क्यों करते हैं। इस उदाहरण से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा मिलती है कि लीडर्स के लिए अनुयायियों का या एक फॉलोइंग का होना कितना जरूरी है। और ये फॉलोइंग सिर्फ डिस्काउंट देने से तो बिल्कुल नहीं बनती। इसके लिए भरोसा चाहिए होता है, और भरोसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक चेकलिस्ट बनाकर हासिल किया जा सके। तो भरोसा कैसे पैदा होता है? भरोसा तब पैदा होता है जब किसी व्यक्ति या संगठन के मूल्य और विश्वास हमारे अपने मूल्यों और विश्वासों से मेल खाते हैं। व्यापार का लक्ष्य सिर्फ उन लोगों को अपनी चीजें बेचना नहीं होना चाहिए जिन्हें उन चीजों की जरूरत है, बल्कि उन लोगों के साथ काम करना होना चाहिए जो उसी बात पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल। जब ये साझा विश्वास बनता है तभी असली भरोसा पैदा होता है। और जब हम इस साझा विश्वास और समाज में इसके फैलने की बात करते हैं तो स्रोतों में लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का जिक्र आता है। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अक्सर हम इन आंकड़ों को सिर्फ मार्केटिंग की किताबों में देखते हैं, लेकिन अगर हम इसे असल जिंदगी के नजरिए से समझें तो ये बहुत रोचक है। कैसे? कल्पना कीजिए उन लोगों की जो किसी नए गैजेट या फोन के लॉन्च होने पर रात के 2 बजे से स्टॉल के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। हाँ, बारिश में भीगते हुए भी। बिल्कुल, उन्हें वो गैजेट सबसे पहले चाहिए, भले ही उसमें कुछ कमियां हो या बैटरी खराब हो। ये लोग दुनिया की आबादी का सिर्फ 2.5% हिस्सा हैं, जिन्हें इनोवेटर्स या नवप्रवर्तक कहा जाता है। और उनके ठीक पीछे आते हैं 13.5% अर्ली अडॉप्टर्स या शुरुआती अपनाने वाले लोग। ये लाइन में नहीं लगते। ये वो लोग हैं जो रात भर लाइन में तो नहीं लगते, लेकिन किसी भी नए विचार या तकनीक को देखकर उसके भविष्य की संभावनाओं को तुरंत समझ जाते हैं। अच्छा। ये दोनों समूह मिलकर किसी भी नई चीज को समाज में स्थापित करने का काम करते हैं। इसके बाद बारी आती है 34% अर्ली मेजॉरिटी और 34% लेट मेजॉरिटी की। ये वो व्यवहारिक और आम जनता है। हाँ, जो तब तक कोई नई चीज नहीं अपनाती जब तक कि कोई और उसे पहले आजमाकर सही साबित ना कर दे। और अंत में आते हैं 16% लैगार्ड्स या पिछड़े हुए लोग, जो बदलाव तभी स्वीकार करते हैं जब उनके पास कोई और विकल्प ना बचे, जैसे रोटरी फोन छोड़ना। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नया विचार या कंपनी समाज में बड़ा बदलाव लाना चाहती है तो उसे सीधे उस बड़ी आम जनता यानी मेजॉरिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सीधे आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन नियम ये कहता है कि जब तक आप शुरुआती 15 से 18% लोगों को पूरी तरह से अपने विचार में शामिल नहीं कर लेते, तब तक आप टिपिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। टिपिंग पॉइंट वो जादुई आंकड़ा जहां से कोई विचार अचानक पूरे समाज में फैल जाता है। हाँ, और ये शुरुआती लोग किसी उत्पाद को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि वो सस्ता है, वे उसे इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वो विचार उनके अपने विश्वास से मेल खाता है। वे अपने क्यों के लिए उस चीज से जुड़ते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये आता है कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उन्हें एकजुट कैसे किया जाए। एक लीडर अपने इस क्यों को एक बड़े संगठन में कैसे बदलता है? इसके लिए हमें उस गोल्डन सर्कल को एक नए और व्यापक रूप में देखना होगा। इसे सिर्फ एक कागज पर बने चपटे घेरे की बजाय एक 3D शंकु यानी 3D कोन की तरह विजुअलाइज करते हैं। एक कोन की तरह? हाँ, इस शंकु के सबसे ऊपरी हिस्से पर लीडर होता है जो संगठन का क्यों है, वो मकसद है, वो विजन है। और उसके नीचे?
उस अकेले लीडर के ठीक नीचे वो लोग होते हैं जो कैसे का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वो वरिष्ठ अधिकारी या मैनेजर होते हैं जो लीडर के उस अदृश्य विचार को हकीकत में बदलने का रास्ता जानते हैं। और सबसे नीचे? और इस शंकु के सबसे निचले और सबसे चौड़े हिस्से में क्या होता है, यानी वो असली काम, वो उत्पाद या वो परिणाम जिसे दुनिया देखती है। तो एक महान संगठन तभी काम करता है जब विजन देखने वाले और उसे बनाने वाले एक साथ पूरी शिद्दत से जुड़े हों। एकदम सही। इस 3D शंकु को देखकर मुझे एक लाउड स्पीकर या मेगाफोन की याद आ रही है। अगर हम इस शंकु को लिटा दें तो ये बिल्कुल एक मेगाफोन जैसा दिखता है। हाँ, एक बहुत ही सटीक विजुअल है। सोचिए कि एक बहुत बड़ी भीड़ है और किसी लीडर को अपनी आवाज उन तक पहुंचानी है। सिर्फ जोर से चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। नहीं, आवाज का तेज होना काफी नहीं है, संदेश का स्पष्ट होना भी उतना ही जरूरी है। ये मेगाफोन का उदाहरण बहुत ही सटीक है। लीडर उस मेगाफोन के छोटे सिरे से अपना क्यों बोलता है। अगर उस संगठन का कैसे और क्या पूरी तरह से एक सीध में है, तो वो संदेश उस चौड़े हिस्से से होकर दुनिया तक बहुत ही स्पष्ट रूप से पहुंचता है। लेकिन अगर सोच कुछ और है, काम कुछ और हो रहा है और ग्राहकों को कुछ और ही बताया जा रहा है, तो वो संदेश पूरी तरह धुंधला हो जाता है। जब सोच, काम और संवाद तीनों एक ही दिशा में होते हैं, तब जाकर दुनिया को समझ में आता है कि ये संगठन असल में किस चीज के लिए खड़ा है। ये पॉइंट बहुत अहम है। हमने ये तो समझ लिया कि स्पष्टता कैसे आती है, लेकिन स्रोतों में एक बहुत बड़ी चुनौती का भी जिक्र है। और हैरानी की बात यह है कि ये चुनौती विफलता से नहीं बल्कि अत्यधिक सफलता से आती है, जिसे स्प्लिट हैपेंस या विभाजन का नाम दिया गया है। हाँ, जब कंपनियां अपने क्यू के साथ शुरू होती हैं और बहुत सफल हो जाती हैं, तो ऐसा क्या होता है कि वे अपना ही रास्ता भटक जाती हैं? ये मनोविज्ञान और व्यापार का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। शुरुआत में जब कोई कंपनी छोटी होती है, तो उसका संस्थापक हर फैसले में शामिल होता है। उसका जुनून हर चीज में झलकता है। बिल्कुल। लेकिन जब कंपनी बड़ी होती है, हजारों कर्मचारी आ जाते हैं, दुनिया भर में ऑफिस खुल जाते हैं और बोर्ड रूम में सिर्फ मुनाफे की बात होने लगती है, तो धीरे धीरे वो क्यों धुंधला पड़ने लगता है। जो कंपनी कभी दुनिया बदलने के मकसद से शुरू हुई थी, वो सिर्फ अपने क्या यानी उत्पाद और मुनाफे तक सीमित रह जाती है। हाँ। इस स्प्लिट को समझने के लिए हम एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का उदाहरण ले सकते हैं। हम फिर से नाम नहीं लेंगे, लेकिन दुनिया के ज्यादातर कंप्यूटर उसी कंपनी के बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। हम सब जानते हैं वो कौन सी कंपनी है। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, तो उनके संस्थापकों का क्यों बहुत साफ था। उनका मकसद था हर डेस्क पर एक पर्सनल कंप्यूटर रखकर दुनिया को बदलना और लोगों को सशक्त बनाना। और उन्होंने ये किया भी। हाँ, उन्होंने सच में दुनिया बदल दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, संस्थापक के जाने के बाद और बहुत बड़ी सफलता मिलने के बाद उनका वो स्पष्ट मकसद कहीं खो गया। और उनका ध्यान इस बात से हट गया कि वे दुनिया क्यों बदलना चाहते थे, और इस बात पर टिक गया कि वो क्या बेच रहे हैं। वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनी बनकर रह गए, जो हर साल अपने सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन निकाल देती है, जिसमें सिर्फ कुछ नए फीचर्स होते हैं। उनका संदेश अब लोगों को उतना प्रेरित नहीं करता जितना शुरुआत में करता था। जब क्यों धुंधला हो जाता है, तो कंपनियां प्रेरणा देने की बजाय फिर से उसी गाजर और छड़ी वाले रास्ते पर लौट आती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोतों में नई प्रतिस्पर्धा की बात की गई है। अक्सर लोग और कंपनियां हमेशा दूसरों से जीतने की दौड़ में लगे रहते हैं कि हमारा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा है। हाँ, और फिर उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल जीवन में या व्यापार में ये मानसिकता बहुत थका देने वाली होती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे अर्थपूर्ण प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं होती, ये प्रतिस्पर्धा खुद से होती है। खुद से? हाँ। जब किसी व्यक्ति या संगठन को अपना क्यों पता होता है, तो उसका एकमात्र लक्ष्य हर दिन खुद को अपने पिछले कल से बेहतर बनाना होता है। ये बहुत गहरी बात है। जब कोई संगठन अपने ही मकसद को हर दिन ज्यादा गहराई से जीने लगता है, तो उसे किसी और को हराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकी दुनिया खुद ब खुद उनके पीछे चलने लगती है। तो स्रोतों की इस गहन पड़ताल को अगर हम एक जगह समेटें, तो इन पन्नों के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली और छिपा हुआ संदेश निकल कर आता है। जी हाँ, इस पूरी चर्चा का जो सबसे अहम और छिपा हुआ संदेश है, वो ये है कि असली नेतृत्व और सच्ची वफादारी कभी भी इस बात से नहीं आती कि कोई क्या बेच रहा है या क्या काम कर रहा है, बल्कि ये हमेशा इस बात से आती है कि उसका अस्तित्व ही क्यों है। प्रेरणा हमेशा भीतर से बाहर की ओर बहती है, दिल से दिमाग की ओर, क्यों से क्या की ओर। मतलब पैसा कमाना सिर्फ एक परिणाम है? बिल्कुल। कोई भी भौतिक उपलब्धि हासिल करना, ये सब सिर्फ एक रिजल्ट है।
ये कभी भी किसी का क्यों या असली उद्देश्य नहीं हो सकता। जिस दिन ये बात किसी इंसान या संगठन को समझ आ जाती है, उसी दिन से वे सिर्फ काम नहीं करते बल्कि एक आंदोलन बन जाते हैं, एक प्रेरणा बन जाते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष है। इस ऑडियो बुक समरी और आज की इस विस्तृत चर्चा को अंत तक पूरे ध्यान से सुनने के लिए हम सभी सुनने वालों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हर किसी को इससे कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा। बिल्कुल, ऐसे विचार तभी कारगर होते हैं जब हम इन्हें सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने काम में उतारते हैं। सभी सुनने वालों से हमारा ये अनुरोध है कि महान लेखकों की ऐसी ही और भी अद्भुत किताबों की समरी और उनके भीतर छिपे ज्ञान को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ भविष्य में भी ऐसे ही जुड़े रहें। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद सुनने वालों को कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, बताइए। हमने पूरी चर्चा में ये देखा कि जीव विज्ञान के अनुसार हमारे सबसे बड़े और सबसे अहम फैसले हमारे दिमाग के उस हिस्से से आते हैं जो भावनाओं पर काम करता है और जिसके पास शब्द ही नहीं है। हाँ, लिम्बिक ब्रेन। तो जरा सोचिए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की वो सारी चॉइसेस, वो सारे फैसले जिन्हें हम बहुत लॉजिकल या तर्कसंगत मानते हैं, असल में सिर्फ हमारे दिमाग के तर्क वाले हिस्से की रची हुई एक चाल है। मतलब नियोकॉर्टेक्स की चाल। हाँ, क्या हमारा सारा लॉजिक, सारे डेटा और तथ्य सिर्फ उन छिपे हुए गहरे इमोशंस को सही साबित करने का एक बहाना भर है जो हमने बहुत पहले ही अवचेतन मन में तय कर लिए थे? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या हम सच में तार्किक इंसान हैं या सिर्फ भावना प्रधान जीव जो तर्क का दिखावा करते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए और हर काम से पहले अपना क्यों तलाशते रहिए।